हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र कुमार पॉलिटी के एक नए चैप्टर के साथ प्रतियोगिता मंच के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं पॉलिटी के अंतर्गत एक नए चैप्टर जो कि प्रस्तावना का भाग है, दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुका हूं और आप लोगों को पिछला वीडियो, इससे संबंधित जो पिछला वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देख लें, ताकि इसको समझने में जो है आप लोगों को आसानी हो। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को। इस चैनल पे आपको प्रतियोगिता से संबंधित सारी जानकारियाँ और सारे सब्जेक्ट जो है वो बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम लोग देखें प्रस्तावना के दूसरे इस भाग में, जिसमें कि प्रस्तावना को संविधान का, ये प्रस्तावना के बारे में एक जो प्रसिद्ध वाद आए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंतर्गत ये स्थिति है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के जो केस आए सुप्रीम कोर्ट में, और उसके अंतर्गत जो अपने निर्णय के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको क्लियर किया कि ये इसकी स्थिति क्या है और वर्तमान में क्या है, इसको पूरी तरह से आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना, इससे पहले हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। और जहाँ तक कहा जाता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 32 है आर्टिकल, जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है, इस भाग को, मौलिक अधिकार के इस अनुच्छेद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का, संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा है। लेकिन अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का आत्मा, जब कोई नाम उसमें नहीं अगर सम्मिलित किया हुआ है, तो प्रस्तावना हम लोग कहेंगे कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। अगर इसमें नाम से इंडिकेशन दिया हुआ है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को या किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो हम लोग अनुच्छेद 32 कहेंगे, जो कि किससे रिलेटेड है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसको देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार भाग 3, तो उसके अंतर्गत हम लोग इसको पूरी तरह से डिटेल में देखेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो संविधान के हृदय एवं आत्मा जो अनुच्छेद 32 को कहा गया, और संविधान का आत्मा जो है वो कौन है, तो प्रस्तावना है। प्रस्तावना जो संविधान की आत्मा है, उसके अंतर्गत जब ये विचार आया कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं, तो इसके अंतर्गत जो पहला केस आया था, बेरुबारी संघ 1960 का जो मामला था, उसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उन्होंने कहा कि यह संविधान के बारे में, जो संविधान के बारे में एक विशेष जानकारी या उसके प्रयोजन को तो दर्शाता ही है, साथ ही यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का एक कुंजी है, लेकिन यह संविधान का भाग जो है वो नहीं है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
कि यह एक प्रयोजन को दर्शाता है, संविधान के प्रयोजन को दर्शाता है, साथ ही यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के कुंजी के समान है, लेकिन इसके बारे में जो विशेष टिप्पणी, यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब यही एक केस और आता है बाद में, 13 साल बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले निर्णय के विपरीत ये निर्णय देता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है, भाग ही नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? महत्वपूर्ण भाग है। अब देख रहे हैं किस तरह से पहले बेरुबारी संघवाद में 1960 में जो आया था निर्णय, उसके अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वह प्रियम्बल जो है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके बाद 13 साल बाद जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद आया, उसके अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना जो है वह संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। क्लियर है? अब एक और केस आता है जो 1995 में आता है, LIC ऑफ इंडिया वाद के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह भाग ही नहीं है, महत्वपूर्ण भाग ही नहीं है, बल्कि यह संविधान का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग है। तो ये कहा गया कि इन तीनों वादों के अंतर्गत, तीन जो ये केस आए थे, रीट आए थे, याचिका के अंतर्गत जो सुनवाई हुआ, उसके पश्चात यह निर्णय हुआ कि वर्तमान में जो ये विभिन्न निर्णय के पश्चात यह क्लियर हो गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का, जो लास्ट में निर्णय देख रहे हैं आप लोग, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, आंतरिक भाग है। तो ये क्लियर हो गया कि प्रस्तावना के बारे में ये। अब है कि क्या प्रस्तावना अगर भाग है, जो शुरुआत में कहा गया कि प्रस्तावना, तो क्या इसके अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इसके संशोधन जो है, संशोधन का अधिकार जो है जो संसद के पास है, तो क्या वो इसको बदल सकता है, हटा सकता है? इसकी स्थिति को देखें कि प्रस्तावना में जो संशोधन होगा वो किस प्रकार से होगा और कितने भाग को या किस भाग को संशोधित किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान के आर्टिकल 368 में 368 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के जो है किसी भाग में संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आता हो। तो इसी के अंतर्गत हम लोग देखें तो प्रस्तावना में जो संशोधन की बात कही गई उसकी क्या स्थिति है। प्रस्तावना में जो संशोधन है उसके बारे में देखें तो सबसे पहले ये कहा गया 1960 में कहा गया कि यह भाग संविधान का नहीं है। जब ये भाग नहीं है तो हम संविधान का, जब भाग नहीं है तो इसे हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में 1973 में जब हम लोग देखें 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णय आया तो ये संविधान का महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। और जब संविधान का महत्वपूर्ण भाग बन जाता है तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इसे 368 जो अनुच्छेद 368 है, इसके अंतर्गत क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे कहा गया महत्वपूर्ण भाग। अब जब महत्वपूर्ण भाग हो जाता है तो अब ये क्वेश्चन उठता है
कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था जब प्रस्तावना पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर लिखा हुआ, वहाँ पे हमने बताया था कि 3 शब्द जो है 1976 में जोड़े गए प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और वह शब्द कौन कौन था? वह था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ। अब ये 3 शब्द जोड़े गए तो क्या कोई शब्द हटाया भी गया? कोई शब्द हटाया भी गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अब ये समझना जरूरी है कि क्या प्रस्तावना में हम किसी उसके जो मूल तत्व हमने पढ़े थे, क्या उसको हटा सकते हैं? नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम संविधान के जो प्रस्तावना है, वो जो महत्वपूर्ण भाग कहा गया 1973 के वो केशवानंद भारती में, तो उसी के अंतर्गत यह कहा गया कि संविधान के प्रस्तावना में हम लोग संशोधन कर सकते हैं, या संसद जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है। लेकिन इसके जो मूल तत्व है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये जो मूल तत्व है, इस मूल तत्व को हम लोग कहीं से भी बदल नहीं सकते हैं या हटा नहीं सकते, बल्कि हम कुछ ऐसे शब्द या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भाग हैं जो संविधान में ऑलरेडी वर्णित है लेकिन वो प्रस्तावना में नहीं दिए गए हैं, तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता हमने बाद में देख रहे हैं, जो हमारा संविधान निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और ये देख रहे हैं ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए कब? 1976 में। तो क्या ये शब्द संविधान में पहले से थे? और कहा जाता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक पूरी तरह से जो निचोड़ है, या इसे कुंजी कहा गया है, मतलब की कहा गया, या उद्देश्य है, उद्देशिका हमने बताया था। संविधान, इस प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। तो ये जो उद्देशिका, क्या ये पहले से? तो हाँ, प्रस्तावना के पहले, जो प्रस्तावना के अंतर्गत जब ये वर्ड नहीं था, तो उससे पहले संविधान के अंतर्गत इन सारी बातों को समाहित किया हुआ है, इसकी भावनाओं को समाहित किया हुआ है। जब हम लोग इसको आगे देखेंगे, मौलिक अधिकार तो वहाँ पे, और नीति निर्देशक तत्व और हमारा मूल कर्तव्य जब देखेंगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से समाजवाद, किस तरह से जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, किस तरह से मूल कर्तव्य में अखंडता की बात की गई है। तो ये सारी बातें ऑलरेडी वर्णित थी, लेकिन उसको संविधान के उद्देशिका के अंतर्गत नहीं समाहित किया हुआ था, जिसको 1976 में 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत समाहित किया गया। तो यहाँ क्लियर हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके जो मूल तत्व है उसको हम बिना परिवर्तन किए या उसको हटाए हम लोग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में कह सकते हैं, हम लोग कोई नई बात जो संविधान के अंतर्गत है या उसकी भावना को दर्शा रहा है, उसको हम इसमें समाहित कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते हैं। क्लियर है? तो ये था प्रस्तावना में संशोधन के बारे में। अब हम लोग देखें कि जो प्रस्तावना, उसके बारे में जो विभिन्न, जो उस समय के तात्कालीन जो संविधान निर्माता थे या संविधान सभा के सदस्य थे या बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ लोगों का क्या कथन है,
हमारे प्रस्तावना के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहला जो विचार है इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर का नाम सब लोग जानते होंगे। हम जो है इसके बारे में पहले ही जो संविधान सभा के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो प्रारूप समिति के एक सदस्य थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष समेत टोटल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से एक महत्वपूर्ण सदस्य थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, इनका कहना था, हमारे प्रस्तावना के बारे में इनका कथन था कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। सपनों का विचार का कि हम जो लंबे समय तक, दीर्घकालिक का मतलब है हम जो लंबे समय तक सपने देखते आ रहे थे कि हमारा अपना संविधान हो, हम पूर्ण रूप से गणतंत्र हो, तो उसका एक विचार है ये प्रस्तावना। ठीक है। उसके पश्चात जो एक और संविधान विशेषज्ञ थे, इसी प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर KM मुंशी। डॉक्टर KM मुंशी कहते हैं कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है। इसको कहते हैं भविष्य फल, यानी हमारे जो संप्रभु गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में हमने बताया था। और संप्रभु का क्या मतलब है, संप्रभु के बारे में भी हमने पूरा डिटेल में बताया था पिछले वीडियो में। तो KM मुंशी जो प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य थे, 7 सदस्यों में से एक थे, उसका ये कथन था कि जो हमारा प्रस्तावना है यह हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का एक भविष्य फल है। तो ये उनका विचार था हमारे प्रस्तावना के बारे में। एक दूसरे मेंबर थे जो कि ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव जो संविधान सभा के, ये प्रारूप समिति संविधान सभा में देखें तो टोटल बड़े जो समिति थे वो 8 थे और 15 छोटी समितियां थी। तो संविधान सभा के एक सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव, और इनका जो हमारे प्रस्तावना के बारे में जो इनका कथन था कि यह संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। पहला जो इनका कथन था यह था सबसे सम्मानित भाग है प्रस्तावना हमारे संविधान का। दूसरा, इन्होंने कहा यह संविधान की आत्मा है। इन्होंने कहा जो प्रस्तावना है वह संविधान की क्या है, आत्मा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि संविधान की यह कुंजी भी है। कुंजी मतलब की। उसके पास इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का एक आभूषण है। उसके पश्चात इन्होंने और कहा कि प्रस्तावना वह स्थान है, प्रस्तावना हमारे संविधान का वह स्थान है जहाँ से खड़े होकर हम पूरे संविधान का अवलोकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का वह भाग है या वह पार्ट है या वह स्थान है
जहाँ से हम पूरे संविधान का अवलोकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे संविधान की खासियत क्या है। हमारे संविधान में जो वर्णित विभिन्न प्रकार के समाजवादी या पंथ निरपेक्ष या कह सकते हैं समाजवाद या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समता, स्वतंत्रता की जो बात की गई है वह इसमें पूरी तरह से समाहित किया हुआ है। तो वह स्थान है जहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, मूल्यांकन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं प्रस्तावना। तो ये ठाकुरदास भार्गव जो हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे, उनका हमारे प्रस्तावना के बारे में ये विचार थे। उसके बाद देखें तो एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे और राजनीति शास्त्री थे। उनका कथन था, राजनीति शास्त्री जो थे वह थे अर्नेस्ट ब्रेकर। अर्नेस्ट ब्रेकर थे। उनका एक बुक था, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक था, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में उसकी पुस्तक, उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रस्तावना है वह बहुत ही, हमारे जो प्रस्तावना के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो है की नोट्स है। की नोट्स के बारे में इन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारा की नोट्स है, और उसकी जो एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें उन्होंने ये बात कही। उसके बाद जो हमारे एम हिदायतुल्ला, ठीक ना, ये जो न्यायाधीश थे और बाद में जो है हमारे राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तो इन्होंने कहा कि यह अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा के समान है। प्रस्तावना जो है इसके बारे में एम हिदायतुल्ला इन्होंने क्या कहा कि अमेरिका के घोषणा के समान है। तो प्रस्तावना कितना महत्वपूर्ण है, इन सारी बातों से विभिन्न संविधान सभा के सदस्यों और संविधान विशेषज्ञों के विचारों से हमें प्रतीत हो रहा है कि जो हमारे संविधान का प्रस्तावना है वह कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और विश्व के जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का संविधान है, और उसी में सबसे पहले प्रस्तावना को लिखित रूप में जो वर्णित किया गया था, और वहीं से जो है विभिन्न देशों के संविधान में लिया गया। उसमें भारत भी है। भारत भी जो अपने संविधान में प्रस्तावना लिए हैं वो प्रेरणा जो है वो अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो जो इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की कि किस भाग को हृदय एवं आत्मा तो किसने कहा है। जब नाम उनका रहेगा तभी जाके वो हम आर्टिकल 32 के बारे में किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। और
प्रस्तावना के बारे में विभिन्न विचारों को हमने देखा। प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है, जो विभिन्न निर्णय थे माननीय उच्चतम न्यायालय के, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।